आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में सबसे पहले हम जो वंशों को देखेंगे उनमें से सबसे पहला वंश है शुंग वंश, जिसे हम लोग ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और इसकी राजधानी क्या थी? वो थी विदिशा। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और शुंगों की जो राजधानी थी वो क्या थी? विदिशा। तो पुष्यमित्र शुंग के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनको अगर देखें तो पहला काम था उसने मिनांडर को हराया था और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, साथ ही भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था देवभूति। अब देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो होता क्या है कि 73 BC में, मतलब 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करके वासुदेव ने किया क्या कि कण्व वंश की स्थापना कर ली। अब शुंग वंश की समाप्ति के बाद शुंग वंश के ऊपर कौन सा वंश स्थापित हुआ? कण्व वंश। कुछ दिनों तक कण्व वंश चला। फिर कण्व वंश का जो अंतिम राजा था वो था सुशर्मा। अब सुशर्मा के साथ क्या हुआ कि सिमुक ने 60 BC में सुशर्मा की हत्या कर दी और सुशर्मा की हत्या के बाद कण्व वंश के ऊपर ही कौन सा वंश स्थापित हुआ? सातवाहन वंश। तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सातवाहन वंश के बारे में, जिसे हम लोग आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक। ओके, अगला। और सातवाहनों की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठानपुर, जो औरंगाबाद में स्थित है। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। अब सातवाहन वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में देखते हैं। तो जो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे जैसे सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी के बारे में अगर देखें तो सातकर्णी ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 1 राजस्व यज्ञ करवाया था। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सातवाहन वंश में वो कौन सा शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजस्व यज्ञ करवाया था? तो वो सातकर्णी था। अब सातवाहन वंश में जो प्रमुख विद्वान थे उनके बारे में देखते हैं। तो पहले विद्वान थे हाल। हाल की एक पुस्तक है जिसका नाम है गाथा सप्तसती। दूसरे विद्वान थे गुणाढ़। गुणाढ़ ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बृहत कथा। अब आगे देखते हैं सातवाहनों के सिक्के, मतलब सातवाहन वंश के जो राजा थे उन्होंने कौन कौन सी धातु के सिक्के चलाए? तो इन्होंने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसा, इन सब के सिक्के चलाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सातवाहन वंश के शासकों ने कभी सोने के सिक्के नहीं चलाए। सीसा ये लोग कहाँ से मंगाते थे? तो ये लोग रोम से मंगाया करते थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। आगे बढ़ते हैं और इनकी लिपि के बारे में अगर बात करें तो लिपि क्या थी? तो इनकी लिपि थी ब्राह्मी। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि भूमि अनुदान की परंपरा कहाँ से शुरू होती है, मतलब प्राचीन काल में जो भूमि अनुदान की परंपरा थी वो कहाँ से शुरू हुई? तो सातवाहन वंश से। सातवाहनों ने ही सबसे पहले क्या किया कि भूमि अनुदान देने की परंपरा शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश में गौलमिक कौन होते थे? गौलमिक एक शब्द मिलता है, तो गौलमिक क्या थे ये देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कामकाज ये लोग देखा करते थे। जो गौलमिक होते थे तो प्रशासन का कामकाज यही लोग देखा करता था और ये कामकाज देखने के लिए इनके पास छोटी मोटी कोई सेना भी होती थी। अब सातवाहनों का स्थापत्य देखते हैं, क्या क्या बनवाया सातवाहनों ने। तो कारले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं और अमरावती कला, ये सब सातवाहनों की देन है। एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि दक्षिणापथ के स्वामी, ये जो उपाधि थी वो किस वंश के राजा धारण करते थे? तो दक्षिणापथ के स्वामी की जो उपाधि थी वो सातवाहन वंश के शासक धारण करते थे। और इन लोगों ने किया क्या था कि ये लोग उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम करते थे, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच वो एक तरह का मीडिएटर की भूमिका निभाते थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में जो आक्रमण करने वाले विदेशी थे
जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका क्रम देखते हैं कि पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो इसको इस तरह से मैंने एक ट्रिक बनाई थी BSP के। तो B से बैक्टीरिया जिन्हें हिंदी यूनानी कहा जाता है, S से शक, P से पहलव और K से कुषाण। अब देखते हैं इनके बारे में। तो सेल्यूकस के द्वारा स्थापित जो पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी था एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बना के रखा। लेकिन एंटियोकस द्वितीय जब राजा बना तो उसके समय में विद्रोह होने लगे और कई राज्य स्वतंत्र हो गए। उन्हीं में से ये जो उपर्युक्त 4 राज्य हैं प्रमुख थे। तो मतलब सेल्यूकस किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का। अब सिकंदर के बाद सेल्यूकस ने शासन करना शुरू किया और जो पश्चिमी और मध्य एशिया था वहाँ पे उसने एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। और इस मजबूत साम्राज्य को जब सेल्यूकस ख़त्म हो गया तो उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने बिल्कुल मतलब मजबूती से इसको संभाल कर रखा, अक्षुण्ण बना के रखा। तब तक कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब एंटियोकस द्वितीय राजा बना तो वो थोड़ा कमज़ोर राजा था। तो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा जो इनके अधीन राज्य थे उन लोगों ने उठाना शुरू किया और विद्रोह करने लगे। और उसी विद्रोह के दौरान कई सारे जो छोटे छोटे राज्य थे वो क्या हुए? स्वतंत्र हो गए। उन्हीं में से ये जो 4 राज्य थे हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये महत्वपूर्ण थे। और इन लोगों ने किया क्या कि इन लोगों ने अपने साम्राज्य विस्तार को भी शुरू कर दिया स्वतंत्र होने के बाद। और साम्राज्य विस्तार के इस क्रम में ये लोग भारत में भी आए, भारत में भी आक्रमण किया। तो यही इनका क्रम भी है कि इसी क्रम में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो अब इनको हम क्रम से देखते हैं। पहला है हिंदी यूनानी, जिसे हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब हिंदी यूनानियों का जो पहला शासक था वो कौन था? डियोडोटस प्रथम। अब इसके अन्य शासकों के बारे में देखें तो डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडिस, अल्कीडस और हर्मिक्स, ये इसके अन्य प्रमुख शासक थे। अब इन सारे शासकों में ये पूछा जा सकता है कि इन सारे शासकों में हिंदू यूनानियों के जो सारे शासक थे उन सारे शासकों में वो कौन सा शासक था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ इन लोगों का वो 190 BC में हुआ। और किसने किया था? डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने किया था। इसने क्या किया कि भारत पर पहला आक्रमण किया तथा पंजाब, सिंध और अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। और इसने किया क्या कि शाकल को अपनी राजधानी बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग मिनांडर के बारे में। मिनांडर का जो टाइम पीरियड है वो 165 से लेके 145 BC तक रहा। अब मिनांडर ने किया क्या कि इसके समय में जो शाकल था इन लोगों की राजधानी, वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। और इसने मतलब मिनांडर ने नागसेन अर्थात नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की थी। अब महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। जैसे मिनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद हुआ था वो उसका उल्लेख किस में मिलता है? तो वो मिलिंद पन्नों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जारी किए गए सिक्कों, जो सिक्के थे जारी किए गए सिक्के किस राजा के हैं जो ये निश्चितता मतलब सर्वप्रथम भारत में कब देखी गई? मतलब कहने का कि जारी किए गए सिक्के किस राजा के हैं, ये पुष्टि कब से शुरू हो गई कि मतलब अब ये पता चलने लगा कि ये सिक्के किस राजा के हैं। ये सर्वप्रथम कब देखा गया? तो ये हिंद यूनानियों के समय में देखा गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये भी हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। अब भारत में हिंदू यूनानियों की देन देख लेते हैं, मतलब हमें क्या क्या दे के गए हैं ये लोग। तो देखते हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इन लोगों ने हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत की थी। और भारत में गांधार कला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने ही भारतीय नाटक कला में पर्दे का प्रचलन किया था। अब हिंदू यूनानियों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे खत्म हो गए। अब अगला क्रम था शकों का। तो शकों के बारे में देखते हैं। तो इनकी जो कुल 5 शाखाएं थी जो भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग जगह पर फैली हुई थी। जैसे अफ़गानिस्तान में थी, फिर पंजाब में भी थी। और पंजाब में जो शकों की शाखा थी उनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। फिर मथुरा में भी थे ये लोग।
फिर पश्चिमी भारत में भी थे। पश्चिमी भारत में जो गुजरात वाला इलाका है वहाँ पे इन लोगों ने अपना स्थान चुना था, और यही लोग जो थे सर्वाधिक मजबूत भी थे, जो गुजरात के शक थे। और इसके अतिरिक्त उत्तरी दक्कन में भी इनका वास था। अब पहला शक राजा कौन था? वो था मोआ। मोआ नाम का जो पहला शक राजा था उसकी जानकारी हमें मिलती है। अब ये लोग भारत में कैसे आए ये देखते हैं। तो शक जो थे मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। मतलब ये लोग चरवाहा जीवन व्यतीत किया करते थे, तो धीरे धीरे बढ़ते गए आगे और चारागाह की खोज में ये भारत में एंट्री ले लिए। अब हुआ क्या कि जैसे ही भारत में एंट्री लिए ये लोग, तो वैसे ही 58 BC का टाइम चल रहा था वो। तो 58 BC में हुआ क्या कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने इन्हें पराजित किया और पराजित करके वापस भगा दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में उस स्थानीय राजा ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा विक्रम संवत भी चलाया था 58 BC में। तो ये वही विक्रम संवत है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब शकों में जो महत्वपूर्ण राजा हुआ वो था रुद्रदामन प्रथम। जो रुद्रदामन प्रथम था उसका टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो उसका टाइम पीरियड था 130 से 150 ईस्वी तक। इसके बारे में देखते हैं तो ये शकों का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे महान राजा कह सकते हैं इसको। इसने क्या किया कि मौर्यों के द्वारा जो काठियावाड़ में बनाई गई सुदर्शन झील थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी थी, तो उसका जीर्णोद्धार करवाया था। वो बार बार टूट जाती थी तो बार बार उसको मरम्मत कराना पड़ता था, तो इसने भी उसका जीर्णोद्धार कराया था। और रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, संस्कृत बहुत अच्छी लगती थी इसको। तो इसी ने किया क्या कि इसी ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का एक अभिलेख लिखवाया गिरनार में, जिसे हम लोग गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। और इसका सबसे जो फेमस नाम है वो है जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम लोग रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। ठीक है। और इसके पहले के अभिलेख तो जानते ही हम लोग, इसके पहले के जो सभी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन संस्कृत का जो पहला अभिलेख था वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। इसका जो टाइम पीरियड है वो वही 150 ईस्वी का है। अब शकों के बारे में अगर हम बात करें तो क्षत्रप की जो उपाधि थी वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जितने शक राजा थे सब लोग क्षत्रप की उपाधि धारण किया करते थे। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा भी जाता है कि किस वंश के जो राजा थे वो क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे, तो ये थे शक वंश के राजा। अब आगे बढ़ते हैं। शकों के बाद कौन आया? तो शकों के बाद आए पहलव, जिन्हें पार्थियाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में देखते हैं। इनका मूल स्थान क्या था? तो पहलव का मूल स्थान ईरान था। अब इनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वो कौन था? गोंडो फर्नीस। गोंडो फर्नीस के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, उसके बारे में देखते हैं कि इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस नामक एक ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सर्वप्रथम भारत आया था। ये मतलब सेंट टॉमस जो था एक ईसाई व्यक्ति था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था। लेकिन यहाँ के लोगों ने और संतों ने किया क्या कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और मतलब इतना ज़्यादा विरोध किया उसका कि उसकी हत्या तक कर दी लोगों ने यहाँ पे। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम एक दल जो है वो कब आया था, किसके समय में? तो गोंडो फर्नीस के समय में आया था, पहला वंश का राजा था जो। पहला वंश के बारे में बहुत ज़्यादा तथ्य तो है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, कुषाणों के बारे में देखते हैं। तो इन्हें यूची और तोकरी भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि जो यूची कबीला था वो 5 कुलों में बटा हुआ था, और उन्हीं में से एक कुल का नाम था क्या? कुषाण। अब कुषाण वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसस। कुजुल कैडफिसस इसका संस्थापक था। अब कुषाणों की राजधानी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन थी? पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता है। इनकी एक दूसरी राजधानी भी थी, वो थी मथुरा। कुषाणों में सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वो कौन था? कनिष्क। कनिष्क के बारे में ही हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं और कनिष्क के बारे में ही पढ़ा जाता है। ये सबसे महान राजा हुआ कुषाण वंश का। आगे बढ़ते हैं, कनिष्क के बारे में देखते हैं। तो कनिष्क जो है वो गद्दी पर कब बैठा? तो 78 AD में, अर्थात 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पे बैठा। और इस उपलक्ष्य में उसने क्या किया था? शक संवत की शुरुआत की थी। तो शक संवत कब चला था? 78 AD में। ये किस धर्म को मानता था? तो जो महायान शाखा थी, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म में,
तो जो महायान शाखा थी उसको मानता था ये। अब सोने के सिक्कों के बारे में अगर बात करें तो आरंभिक कुषाणों ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए, जो भारतीय इतिहास के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे। प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाणों ने चलाए थे। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो गुप्तों ने चलाए थे। मतलब मात्रात्मक रूप से अगर पूछे कि मात्रात्मक रूप से सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो गुप्तों ने चलाए थे। और क्वालिटी के रूप में देखा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाणों ने चलाए थे। अब कनिष्क का राजवैद्य कौन था, वो कौन था, चरक। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, चरक संहिता। अब आगे बात करते हैं हम लोग महाभिभाष सूत्र की। तो महाभिभाष सूत्र जो है एक पुस्तक थी, और जिसके रचनाकार कौन थे, वो थे वसुमित्र। और ये जो पुस्तक है महाभिभाष सूत्र, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश है वो किस पुस्तक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, महाभिभाष सूत्र को। और इसके रचनाकार कौन थे, वसुमित्र। एक प्रश्न और बन जाता है कभी कभी कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, तो बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। तो जो बुद्ध चरित्र है उसके रचनाकार कौन थे, तो उसके रचनाकार थे अश्वघोष। और ये कौन थे, कनिष्क के राजकवि। तो कनिष्क के दरबार में बहुत सारे मतलब कवि रहते थे। तो कनिष्क के जो महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे उनके बारे में अगर बात करें तो कौन कौन थे, वसुमित्र, पार्श नागार्जुन, महाचेत संघरक्ष। वसुमित्र, पार्श नागार्जुन, महाचेत संघरक्ष, ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। अब कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी, तो कनिष्क की जो मृत्यु है वो 102 AD में अर्थात 102 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ा जाए, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वो कौन था, वासुदेव। किस वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, तो ये कुषाण वंश के शासकों ने धारण की थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवपुत्र की जो उपाधि थी वो किस वंश के शासक धारण किया करते थे, तो ये कुषाण वंश के शासक धारण किया करते थे। आगे चलते हैं, गांधार कला और मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का जो विकास है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि जो रेशम मार्ग था, प्राचीन काल का जो रेशम मार्ग था, उस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए, तो वो कौन से थे, कुषाण। मतलब ये कि जो प्राचीन काल का रेशम मार्ग था, सबसे मजबूत नियंत्रण किस वंश के शासकों ने रखा उस पर, तो वो थे कुषाण वंश के शासक। रेशम बनाने की जो तकनीक है वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, तो ये तो चीन में विकसित हुई थी, वहाँ से भारत आई थी। आगे बढ़ते हैं, कुजुल कडफिशस के बारे में जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 45 से 85 AD तक रहा, और इसके बारे में देखते हैं। तो इसने भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सबसे पहले अधिकार किया था, कुषाणों में तो सबसे पहले अधिकार किया पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। और पूछा जाता है कि इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे और सिक्कों पर धर्मथित अंकित करवाया था। तो अगर कथन कारण में ये पूछ लिया जाए कि कुडुल कडफिशस ने तांबे के अलावा सोने चांदी के सिक्के वगैरह चलाए थे, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने केवल और केवल तांबे के सिक्के चलाए थे और सिक्कों पर अंकित क्या करवाया करता था, धर्मथित। अब आते हैं भीम कडफिशस के बारे में। तो भीम कडफिशस जब राजा बना तो इसके काल में ही भारत में वास्तविक कुषाण सत्ता स्थापित हुई। कुषाण सत्ता इसी ने वास्तव में स्थापित करी, और इसने क्या किया कि सोने और तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो बिम्ब कैटफिशस, कुषाण वंश में अगर बात करें सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो बिम्ब कैटफिशस था। तांबे के भी चलाता था, सोने के भी चलाता था, और सिक्कों पर क्या अंकित करवाता था, सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी का चित्र अंकित करवाता था। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो महेश्वर की उपाधि कुषाणों में किसने धारण की थी, बिम्ब कैटफिशस ने। और इसने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, जो आगे हम लोग बात कर चुके हैं। तो महेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी कुषाणों में, बिम्ब कैटफिशस ने। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे कुषाणों में, वो भी बिम्ब कैटफिशस ने।
आगे बढ़ते हैं। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन होता था, मतलब बुद्ध का चित्र अंकित होता था कुषाण शासकों में? वो कौन सा शासक था? वो था कनिष्क। आगे बढ़ते हैं। यौधेयों का प्रमाण किस में मिलता है, मतलब जो यौधेय शासक थे तो सर्वप्रथम उनका प्रमाण किस में मिलता है? तो वो पुराणों में मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है और बृहत संहिता में मिलता है। जो यौधेय शासक थे इनके सिक्कों पर किसका चित्र अंकित होता था? तो इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्र अंकित होता था। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के जो सारनाथ बौद्ध अभिलेख हैं उसकी तिथि क्या थी? वो तिथि थी 81 AD। तो कनिष्क ने सारनाथ में कुछ बौद्ध अभिलेख भी लिखवाए थे, तो उस अभिलेख की तिथि क्या थी? तो तिथि थी 81 AD। आगे बढ़ते हैं। जो अफ़गानिस्तान वाला इलाका था, अफ़गानिस्तान में एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है रबतक अभिलेख। तो पहला क्वेश्चन तो यही हुआ कि जो रबतक अभिलेख है वो कहाँ पे है? तो वो है अफ़गानिस्तान में। और रबतक अभिलेख किस शासक का है? तो वो है कनिष्क का। कनिष्क का ये अभिलेख है और इस अभिलेख में किन 4 शहरों का उल्लेख है? तो वो 4 शहर कौन कौन से हैं? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, इन 4 शहरों का जो उल्लेख है वो कहाँ है? रबतक अभिलेख में मिलता है अफगानिस्तान के। और किस शासक का है ये? कनिष्क के। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में तिथि और वर्ष के लिए कौन सा कैलेंडर प्रयोग किया जाता है? तो वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये तो कई बार पूछा जाता है, तो ये जानते ही होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना है वो कौन सा होता है? वो होता है चैत्र। विक्रम संवत के बारे में जो हमने पीछे पढ़ा तो उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? वो है कृत संवत और मालव संवत। आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय कैलेंडर है तो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किस संवत को अपनाया गया है? तो किसको अपनाया गया है? शक संवत को। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला तथ्य थोड़ा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो अश्वघोष है, कनिष्क का दरबारी कवि था, राजकवि, तो जो अश्वघोष है उसकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो उसकी रचनाएं थी बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। तो बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? अश्वघोष की हैं। और अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के बारे में देखते हैं। पतंजलि जो थे ये शुंगकालीन विद्वान थे, शुंगकालीन विद्वान थे। और इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने ऐसे लोगों को अपना शिष्य बनाया जो बिना अध्ययन के ही काफ़ी अच्छी संस्कृत बोल सकते थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक थी उस पर महाभाष्य की रचना की थी। तो हम लोग पढ़ते हैं ना पतंजलि का महाभाष्य, तो जो पतंजलि का महाभाष्य है वो वास्तव में है क्या? वो वास्तव में पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है कि कैसे पता चलता है कि कुषाणों का जो व्यापार था वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होते हुए जो पश्चिमी विश्व था, ये जो खाड़ी वाले देश हैं और बाकी जो देश हैं उनके साथ भी होता था। तो ये कैसे पता चलता है? तो एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, उससे जानकारी मिलती है। और अरिकामेडू में मिले बंदरगाहों की साक्ष्य, उससे भी जानकारी मिलती है। लेकिन इस बात का हमें कहीं साक्ष्य नहीं मिलता कि कुषाणों के पास नौसेना भी थी। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि कुषाणों के पास नौसेना थी और उससे मतलब वो लोग व्यापार वगैरह करते थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गांधार शैली के बारे में। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन और देख लेते हैं क्या पॉइंट है। तो ये भारत और यूनानी कला का मिश्रण है, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं जो हिंदी यूनानी थे वही लेके आए थे। तो भारत और यूनानी कला का मिश्रण है। इस कला के जो मुख्य संरक्षक शासक हुए वो कौन हुए? शक और कुषाण। इन लोगों ने काफ़ी मतलब इसको संरक्षण दिया, शक और कुषाणों ने। अब इस कला का जो विषय था वो मात्र बौद्ध धर्म से संबंधित था, गांधार कला का। तो अब गांधार कला का जो मुख्य विषय था वो बौद्धों से संबंधित था, तो इसी वजह से इसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीक रोमन, इन सब नामों से भी जाना जाता है।
इसमें हमेशा होता क्या है कि हरित या शिष्ट चट्टानों का प्रयोग किया जाता है मूर्ति बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुषाण काल में स्त्रियों की दशा के बारे में देख लेते हैं कि वास्तव में वहाँ पे केवल सोने के सिक्कों की वजह से ही स्वर्ण काल था कि स्त्रियों की दशा भी अच्छी थी। तो देखा जाए तो यहाँ पे भैया बाल विवाह शुरू हो गया था, बाल विवाह का प्रारंभ हो चुका था और स्त्रियों में उपनयन संस्कार को भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये सब देख के तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी नहीं यहाँ पे कुषाणों के समय में। आगे बढ़ते हैं। मथुरा से किन हिंद यवन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन से हिंद यूनानी शासक थे जिनके सिक्के मथुरा से भी मिले हैं? तो वो था मिनांडर और उसका बेटा स्ट्रैटो प्रथम। आगे बढ़ते हैं। तो किस हिंद यवन या हिंद यूनानी शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? तो सीसे के सिक्के किसने जारी किए थे? स्ट्रैटो द्वितीय ने। ये हिंद यूनानी शासक था। नेक्स्ट है पाणिनि ने शुंग वंश को किस गोत्र का ब्राह्मण बताया है? मतलब जो शुंग वंश के राजा थे वो किस गोत्र के ब्राह्मण थे पाणिनि के अनुसार? वो थे भरद्वाज गोत्र के। ये प्रश्न, ये जो तथ्य है इससे प्रश्न पूछा भी गया है कि किस अभिलेख से ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे? तो ये किस अभिलेख से पता चलता है? ये अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। और ये जो अश्वमेघ यज्ञ हुए थे इनका पुरोहित कौन था? तो पुरोहित था पतंजलि। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है भागवत। ये भागभद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये शुंग वंश का 9वां शासक था। भागवत जो है शुंग वंश का 9वां शासक था। इसके समय में हुआ क्या कि तक्षशिला का जो यवन राजा था एंटियालकिट्स तक्षशिला का राजा था, यवन राजा। तो एंटियालकिट्स का एक राजदूत हुआ, उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस इसके समय में विदिशा आया था, भागवत के समय में, भागभद्र के समय में विदिशा आया और विदिशा में इसने किया क्या कि भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। और भागवत धर्म स्वीकार करने के बाद इसने बेसनगर विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी करवाई थी। तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सातवाहन राजाओं की सूची किस में मिलती है? किस में मिलती है? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट, अब सातकर्णी प्रथम के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये कृष्ण का पुत्र था, सातकर्णी प्रथम कृष्ण का पुत्र था तथा सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा भी था। और इसके शासन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो नागनिका का नानाघाट अभिलेख है वो किस राजा से संबंधित है? तो वो सातकर्णी प्रथम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में देख लेते हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये जो है ये कहता है, ये क्या कहा करता था कि इसने विच्छिन्न होती हुई जो वर्ण व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित किया। मतलब ये देख रहा था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो तहस नहस हो गई है, टूटने लगी है। तो इसने क्या किया कि उसको फिर से स्थापित किया वर्ण व्यवस्था को, और वर्ण संकर जातियाँ जो पैदा होना शुरू हुई थी उसको रोका, उस पर रोक लगाई। इसीलिए इसे वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। अब जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को और कई नामों से पुकारा गया है, जैसे अद्वितीय ब्राह्मण या ऐक्य ब्राह्मण, फिर वेदों का आश्रयकर्ता और खतीय दप मनमदा, ये भी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि है ये किसने धारण की थी? तो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने धारण की थी, और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने धारण की थी। और इसके जो सिक्के थे, इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र अंकित है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र अंकित है? तो किसके सिक्कों पर अंकित है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के।
और ये कौन सी उपाधि धारण करता था? दक्षिणापथेश्वर की। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन हुआ? वो था यज्ञश्री सातकर्णी। मतलब ये अंतिम राजा था जो अपने साम्राज्य को बचा के रख पाया, शक्तिशाली राजा था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कलिंग का जो चेदी वंश था उसके बारे में। कलिंग का चेदी वंश, तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था महामेघवादन। तो कलिंग में जो चेदी वंश स्थापित हुआ उसका संस्थापक कौन था? महामेघवादन। और इसका सबसे महान राजा कौन हुआ? इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, खारवेल। ये जैन धर्म को मानता था। अब खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उड़ीसा में स्थित है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो खारवेल के बारे में जो जितनी भी जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है वो क्या है? वो यही है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों को हराया था। कौन कौन से राज्य थे? चोल, चेर और पांड्य। और बहुत बुरी तरीके से हराया था तीनों को। और ये भी इसमें उल्लेख मिलता है कि इसने किया क्या था कि जो पांड्य शासक था, पांड्य शासक से तो गधे से हल भी चलवा डाला था खेत में। आगे बढ़ते हैं। रोमन सम्राट जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस वजह से मिली? तो रोमन सम्राट जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके कौन से काम की वजह से मिली? तो वो थी न्याय सुधार। न्याय सुधार की वजह से उसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव का चित्र अंकित है? तो किसके सिक्कों पर? अगाथो क्लीज के सिक्कों पर। और ये अगाथो क्लीज कौन था? तो कौन था नहीं, कौन थी? तो ये स्ट्रेटो प्रथम की पत्नी थी, अगाथो क्लीज। आगे बढ़ते हैं। काव्य शैली का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन सा है? वो है जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर और उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? वो किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। जो 1 चैत्र होता है वो कब होता है? चैत्र की जो पहली तारीख होती है वो कब पड़ती है? वो पड़ती है 22 मार्च को। और अगर लीप ईयर पड़ गया उस साल तो लीप ईयर में क्या होगा? वो पड़ेगी 21 मार्च को। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये थे पांचाऊ महोदय, हान वंश के राजा थे, ये कनिष्क को हराए थे। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। अगला पॉइंट है तक्षशिला लेख किसका है? तो ये है पथिक का। और कदम्ब की राजधानी क्या थी? कदम्ब की राजधानी थी बनवासी। इसके साथ ही मौर्योत्तर काल के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो समाप्त हो चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं जैसे BEO हुआ, स्टेट PCS हुआ और RO हुआ, आपका TGT PGT भी आने वाला है, वो सारे एग्ज़ाम में ये यूज़फुल रहेगा। और इस नोट्स का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। 8546083430 पे। थैंक यू।